एवरीवन, मैं विकास चौहान एग्जाम जोन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मध्य प्रदेश का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, यानी कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र या भौगोलिक विभाजन। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर आप नए नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश का जो भौतिक क्षेत्र पढ़ेंगे या भौगोलिक क्षेत्र पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत हम सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए। लास्ट में टेस्ट सीरीज भी होना है, तो टेस्ट भी आपको देना है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं हम। भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 5, 3, 2 या 7। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 3 भागों में। अब चलिए देख लेते हैं। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाए होंगे कि सर यहाँ पर 5 भाग है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मुख्य तौर पर है 3 भागों में बांटा गया है। और मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं? तो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों आते हैं 5, यानी कि आपके आते हैं ये वाले जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत 5 हिस्से आते हैं: मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का या बुंदेलखंड का पठार और एक नर्मदा सोन घाटी। ये 5 इससे मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इस क्षेत्र को पूरे को मध्य उच्च प्रदेश कहा जाता है। अब दूसरा क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? ये तो हो गए मध्य उच्च प्रदेश, यानी एक भाग में बांटा गया। दूसरे भाग कौन सा है? दूसरा भाग है दोस्तों आपका बघेलखंड, एक बघेलखंड में बांटा गया। और तीसरा कौन है? तीसरा है आपका सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी, है ना, या पर्वत प्रदेश। इन 3 भागों में इससे बांटा गया है। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। तो देखिए मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, बघेलखंड का पठार। देखिए मैंने जो अभी आपको ऊपर बताया, ठीक है। अब देखिए मध्य उच्च प्रदेश जो है, मध्य उच्च प्रदेश, इसको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। चलिए ये भी हम देख लेते हैं। तो मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से है? मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार और बुंदेलखंड का पठार, जो भी मैंने ऊपर आपको बता दिया। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आता है, मध्य उच्च प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। और मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन कितने कितने भागों में हुआ? तो ये हुआ आपका 3 भागों में दोस्तों, ये याद रखिएगा। लास्ट तक बने रहिए, क्वेश्चन दूंगा मैं इसी से। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं मध्य उच्च प्रदेश, यानी कि हम एक एक चीज़ें देखेंगे। जैसे कि मध्य उच्च प्रदेश है, उसके बाद सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है, बघेलखंड का पठार है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि मध्य उच्च प्रदेश, फिर उसके बाद में हम अगले वीडियो में सतपुड़ा देखेंगे, फिर बघेलखंड का पठार देखेंगे। इस तरह हम इसे वीडियो को डिवाइड कर कर, इस चैप्टर को डिवाइड कर करके हम पढ़ेंगे, ताकि वीडियो भी लंबा ना हो और आप बोर भी ना हो। तो चलिए देख लेते हैं आज मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत। तो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मध्य उच्च प्रदेश। ये देखिए मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में, जिसके अभी हमने ऊपर डिस्कस किया उसी का है। चलिए अब देख लेते हैं मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत भी हम चीज़ों को डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं दोस्तों। तो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत क वाला जो है इसका मध्य भारत का पठार, ये हम पढ़ेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम इसे डिवाइड कर कर ही पढ़ेंगे। आप सोचिए कि पूरा चैप्टर एक ही बार में कवर करवा दूँ तो आप नहीं पढ़ पाएंगे इतना, है ना। डिवाइड करके पढ़ेंगे तो काफ़ी आसान होगा। तो चलिए देख लेते हैं हम मध्य भारत का पठार, इसमें क्या क्या पूछा जाता है, इसकी स्थिति, यानी मध्य भारत की स्थिति क्या है। तो देखिए मैं बता दूं मध्य भारत की स्थिति आपको। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 48 उत्तरी अक्षांश तक। इसके बाद में है आपका, सॉरी यहाँ पर मैं देशांतर है ये, है ना, उत्तरी देशांतर, पूर्वी देशांतर और यहाँ पर भी पूर्वी देशांतर। ये 2 चीज़ें आप कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो चलिए देख लेते हैं। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 48 उत्तरी अक्षांश, है ना। और देशांतर की बात करो तो 74 डिग्री 50 पूर्वी देशांतर से 79 डिग्री 10 पूर्वी देशांतर। यहाँ पूर्वी देशांतर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ। इसको और भी अच्छे से समझने के लिए दोस्तों, है ना, आपको पता है कि ये समझ में नहीं आया होगा, तो इसको और अच्छे समझने के लिए हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए अब बोलेंगे मध्य भारत का पठार जो है ना, इसको आसान तरीके से समझाऊंगा मैं। मध्य भारत के पठार में उत्तर में क्या है? तो उत्तर में है आपकी यमुना का मैदान,
और इसके है ना जो मध्य भारत का पठार है इसके उत्तर में यमुना का मैदान हो गया, सॉरी मध्य भारत के पठार के उत्तर में यमुना का मैदान हो गया, है ना। इसके दक्षिण में हो गया आपका मालवा का पठार, और इसके पूर्व में हो गया दोस्तों बुंदेलखंड का पठार, और इसके पश्चिम में हो गया आपका राजस्थान। तो दोस्तों ये 4 चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे भी इसकी स्थिति क्या है, तो पूर्व में इसकी स्थिति आप ऐसे भी बता सकते हैं कि पूर्व में जो है बुंदेलखंड से लेकर पश्चिम में राजस्थान तक, व उत्तर में है ना, उत्तर में यमुना के मैदान से लेकर दक्षिण में जो है आपका, दक्षिण में क्या है दोस्तों, मालवा का पठार। तो मालवा के पठार तक इसका विस्तार है। आप ऐसे भी आसान शब्दों में भी इसे समझ सकते हैं। ये एमपीएसआई की जब एग्जाम देंगे आप मेंस है, उसके लिए मैंने बता दिया आपको, उसका जो है ये बता दिया। वैसे तो वन डे एग्जाम्स में ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो वो आप आसानी से कर देंगे। चलिए देख लेते हैं इसका विस्तार। इसका विस्तार किन किन जिलों में है, तो मध्य भारत का जो पठार है इसका विस्तार है भिंड में, मुरैना में, शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया का कुछ भाग आदि जिले पूर्णतः व आंशिक रूप से इसके अंदर शामिल है। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया विस्तार तक। चलिए देखते हैं, लास्ट में टेस्ट सीरीज जरूर दें आप, आपसे को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इसका निर्माण। तो मध्य भारत के पठार का निर्माण कैसे हुआ, तो इस प्रकार इस पठार का जो निर्माण है, इस पठार का जो निर्माण है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। किस काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में। किससे, गुलाबी नीश, विंध्य समूह और कडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं उनके अपक्षय से हुआ है। कडप्पा क्रम की जो चट्टान थी उनके अपक्षय से हुआ है। तो ये भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसमें नोट करते जाइए आप। एमपीपीएससी मेंस का जो है मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, साथ ही एमपीएसआई और वनडे एग्जाम्स के अंदर भी यहीं से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। चलिए दोस्तों अब देख रहे थे यहाँ की मिट्टी। यहाँ की मिट्टी कैसी है, तो यहाँ की मिट्टी जलोढ़ व कछारी मिट्टी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ की जलवायु की अगर हम बात करें तो यहाँ की जलवायु, यहाँ गर्मी में अत्यधिक गर्मी व ठंड में अत्यधिक ठंड लगती है। याद रखिएगा, गर्मी में अत्यधिक गर्मी व ठंड में अत्यधिक ठंड लगती है। चलिए यहाँ पे वर्षा की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों, ये आप देख लीजिएगा एक बार। यहाँ वर्षा कितने % होती है, तो यहाँ पे कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो 50 से 75 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा वर्षा नहीं होती है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ चुके होंगे दोस्तों। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए यार। देखिए हम यहाँ पर देखते हैं हम नदियाँ, तो नदियाँ कौन कौन सी हैं यहाँ पर मध्य भारत के पठार में, कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो यहाँ हम देख लेते हैं चंबल नदी। चंबल नदी की एक मैं बता दूं दोस्तों कि चंबल नदी जब महू के जानापा पहाड़ी से निकलती है और नीमच से बाहर होकर वापस से मुरैना में अंदर चली जाती है ना, यानी कि मध्य प्रदेश में दो बार प्रवेश करने वाली नदी कौन सी है, तो वो है आपकी चंबल नदी। और चंबल नदी से दोस्तों मुरैना में है ना अवनाली का अपर्दन होता है। क्या होता है, अवनाली का अपर्दन चंबल नदी से। तो ये कोई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया है कि मुरैना में अपर्दन किस नदी के द्वारा होता है, तो वो होता है आपके चंबल नदी के द्वारा। चलिए यहाँ देख लेते हैं इसके बाद कौन सी नदी है, सिंध नदी, कुनो, पार्वती और कावेरी आदि नदियाँ यहाँ पर बहती है। चलिए देख लेते हैं हम यहाँ की जनजाति का, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ सहरिया जनजाति का संकेंद्रण है। क्या है, संकेंद्रण। कौन सी जनजाति, सहरिया जनजाति। ये भी याद रखने वाली चीज़ है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। आप या तो नोट करते जाइए इन चीज़ों को। वनडे एग्जाम्स के लिए अगर आप तैयारी करें एमपीपीएससी या एमपीएसआई की करें तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ के मेंस में भी ये काम आने वाली चीज़ है। लेकिन साथ ही आप अगर वनडे एग्जाम्स की तैयारी करें, एमपीएसआई, एमपी पुलिस वगैरह, एमपी पुलिस, एमपी कांस्टेबल वगैरह, जो भी आपके आरआरबी वगैरह एग्जाम है उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ये फैक्ट जरूर लिखते जाइए। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं पर्यटन। दोस्तों यहाँ पर्यटन, तो पर्यटन की जब बात आती तो पर्यटन का मतलब होता है कि यहाँ पर जो घूमने लायक जगह कौन सी है ना, जो पर्यटकों को आकर्षित कर सके। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ भारत का जिब्राल्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिब्राल्टर कहे जाने वाला ग्वालियर का किला स्थित है। कहाँ है स्थित, मध्य भारत के पठार में। यहाँ पर क्या है, तानसेन व मोहम्मद गोरी का मकबरा। तानसेन व मोहम्मद गोरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो वो है आपके, ये इस तरीके से वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो वो है आपके जो मध्य भारत के पठार में। मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आप ग्वालियर वगैरह के जो जिले हमने देखे उनके अंतर्गत ये आता है ना। यहाँ पर है माधव राष्ट्रीय उद्यान और गुजरी महल और एक है आपका सास बहू का मंदिर भी जो है आपका मध्य भारत के पठार में स्थित है। और एक और है आपका तेली का मंदिर। ये प्रमुख जो है आपके पर्यटन स्थल है मध्य भारत के पठार में। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विशेष है। देखिए मैंने जो भी बताया था ऊपर, यहाँ पर चंबल नदी से सर्वाधिक अपर्दन मुरैना जिले में होता है। किस जिले में, मुरैना जिले में, जिसे सरकार व स्थानीय लोग विभिन्न योजनाएं जैसे कंटूर कृषि की जाती है, यहाँ पे वृक्षारोपण आदि के माध्यम से रोकने हेतु प्रयासरत है।
है ना, प्रयासरत आदि के जैसे वृक्षारोपण किया जाता है तो वहाँ की जो मिट्टी है वह अपर्दन ना हो, इसीलिए नदियों के जो द्वारा, जो चंबल नदी के द्वारा वहाँ अवनाली का अपर्दन हो रहा है वो ना हो, इसके लिए क्या क्या मुहिम चलाई जा रही है। ठीक है, अब साथ ही देखिए एक और फैक्ट है यहाँ पर, एक और, इस पठार को सरसों उत्पादन की हांडी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, याद रखिए, इस जो पठार है, जो मध्य भारत का पठार, इसे क्या कहा जाता है, सरसों उत्पादन की हांडी। आपको अभी टेस्ट भी देना है, देखिए। अब चलिए हम चलते हैं टेस्ट सीरीज पर। टेस्ट सीरीज में यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मालवा का पठार पूरे मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत है। सॉरी दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया कि कौन सा पठार कितने प्रतिशत है, तो मैं चलिए आपको ये भी बता देता हूँ कि कौन सा जो पठार है वो कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए जैसे कि मालवा का पठार, तो मालवा का पठार कितने प्रतिशत है, यानी कि मालवा का पठार 28% है। पूरे मध्य प्रदेश का, पूरे मध्य प्रदेश के जितने पठार है उनके 28% हिस्सा मालवा का पठार ने घेर रखा है। तो यह जो मालवा का पठार, ये है ना, अन्य जो जितने भी पठार है मध्य प्रदेश के उनमें सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे ज़्यादा परसेंट वाला जो 28% है। इसके बाद में आता है दोस्तों आपका कौन सा पठार, तो मालवा का पठार पूरे मध्य प्रदेश का कितने प्रतिशत है, तो ये है आपके 28%। ठीक है, इसके साथ ही एक और मैं आपको बता दूं कि जो नर्मदा सोन घाटी है, नर्मदा सोन घाटी जो है ये पूरे मध्य प्रदेश का 26% एरिया कवर किया हुआ है। इसके साथ ही आप जो मध्य भारत का पठार की बात करेंगे, जिसका हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो मध्य भारत का पठार कितना है, तो मध्य भारत का पठार 10.68% हिस्सा पूरे मध्य प्रदेश का जो है, पूरे मध्य प्रदेश के पठार का कितना हिस्सा जो मध्य भारत के पठार ने घेरा हुआ है, तो वो है आपका 10.68%। साथ ही हम बात करेंगे बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड ने 7.7% हिस्सा घेर रखा है पूरे मध्य प्रदेश के पठार का। साथ ही ये नोट करते जाइए आप। साथ ही रीवा पन्ना का पठार ने कितना घेरा, तो रीवा पन्ना के पठार ने 16.37%, 16.37% एरिया जो है इसका कवर किया हुआ है। साथ ही अब देखिए हम सतपुड़ा की बात करें कि सतपुड़ा ने कितना कवर किया, तो सतपुड़ा ने ओनली 11% जो है वो कवर किया है। और सबसे कम एरिया किसने कवर किया है, तो वो है आपका बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार मात्र 7% है, और बुंदेलखंड का जो पठार है वो 7.7% है। ये याद रखिए दोस्तों सारे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, हम अगला क्वेश्चन है, इसके आप कमेंट, अब आप जो है, जो टेस्ट है इसमें आप कमेंट करके जरूर बताएं इनके आंसर। चलिए, प्रदेश के कितने प्रतिशत हिस्सा नर्मदा सोन घाटी का है, बताइए। अभी मैंने बताया आपको, प्रदेश के कितने प्रतिशत हिस्सा नर्मदा सोन घाटी का है, जल्दी बताइए। चलिए, तो कितने प्रतिशत है यहाँ पर, है आपका नर्मदा सोन घाटी कितने, 26%, अभी मैंने आपको बताया। साथ ही चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर भौगोलिक दृष्टि की बात हो रही तो कितने, ये क्वेश्चन ऊपर भी था, तो कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन कौन से 3 भाग है वो भी, तो वो भी आपको अच्छे से याद हो गए होंगे दोस्तों। एक बार और फिर मैं बता दूं आपको, मध्य भारत का पठार, सतपुड़ा, मैकाल श्रेणी या पर्वत, और इसके साथ ही एक है बघेलखंड का पठार, ये 3 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। और मध्य भारत के पठार को 5 भागों में बांटा गया है, ये भी आप याद रखिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी आ गया है, मध्य उच्च प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, या सॉरी, मध्य उच्च प्रदेश को बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, तो कितने भागों में बांटा गया है, जल्दी कमेंट करके बताइए। कितने, ठीक है, तो मध्य उच्च प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, 5 भागों में बांटा गया है। तो ये भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। अभी तक चैनल को अगर शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से जल्दी, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, बघेलखंड के पठार का अन्य नाम क्या है, बघेलखंड के जो पठार है उसका अन्य नाम क्या है दोस्तों, जल्दी बताइए कमेंट करके। बघेलखंड के पठार का अन्य नाम दोस्तों आपको याद होगा, बघेलखंड का पठार कहाँ है, मध्य प्रदेश के पूर्व में, इसलिए इसका नाम क्या है, पठार पूर्वी पठार इसका नाम है। बघेलखंड का पठार को पूर्वी पठार भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, चंबल प्रदेश किस पठार का अन्य नाम है, ये बताइए मुझे। अभी इसके बारे में हमने काफी डिस्कस की हुई है, चलिए जल्दी बताइए। मध्य, कौन सा, हाँ जल्दी बताइए कमेंट करके। मध्य भारत का पठार, वेरी गुड। मध्य भारत का जो पठार है, मध्य भारत का पठार, इसको चंबल प्रदेश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से चंबल नदी निकलती है मध्य भारत के पठार से, और ये अवनाली का अपर्दन भी करती है, इसलिए इसे जाना जाता है चंबल नदी को। चलिए अगला क्वेश्चन, मध्य भारत के पठार में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कितने,
जल्दी बताइए, 50 से कितने परसेंट? मध्य भारत के पठार में कितनी होती है? 75। वेरी गुड, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य भारत के पठार के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? मध्य भारत के पठार के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? जल्दी बताइए कमेंट करके। सभी का मैंने लोकेशन आपको बताया हुआ है, जल्दी बताइए। और अभी भी अगर आपको नहीं याद है तो आप कोई बात नहीं, आप ऊपर से एक बार और वीडियो को पूरा देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद आप टेस्ट दे सकते हैं। ओके, चलिए तो मध्य भारत के पठार के पूर्व में कौन सा पठार है? तो वो है आपका बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार कितने परसेंट है? 7.7% पूरे मध्य प्रदेश का 7.7% है। चलिए उम्मीद करते ये भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसे भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ये, वनडे एग्जाम में तो पूछता ही है। भारत का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? यहाँ तक कि एमपीपीएससी पीटी में भी ये क्वेश्चन आता है। बताइए जल्दी इसका आंसर। हाँ हाँ, ग्वालियर के किले को, वेरी गुड, ग्वालियर के किले को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का जिब्राल्टर किस पठार में स्थित है? किस पठार में स्थित है ये भी क्वेश्चन आता है। भारत का जो जिब्राल्टर है वो किस पठार में स्थित है? हमने अभी देखा था इसका, जल्दी कमेंट करके बताइए। ये स्थित है आपका, वेरी गुड जी। अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? मध्य भारत का पठार है ना, मध्य भारत का पठार पढ़ रहे हैं। तो मध्य भारत के पठार के अंदर जिब्राल्टर आता है, वो जिब्राल्टर ग्वालियर में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस पठार को सरसों उत्पादन की हांडी कहा जाता है? सरसों उत्पादन की हांडी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है ये। किस पठार को सरसों उत्पादन की हांडी कहा जाता है? जल्दी बताइए आंसर इसका, जल्दी कमेंट करिए। जाहिर सी बात है, अगर हम मध्य भारत का पठार पढ़े तो मध्य भारत के पठार को ही कहा जाएगा, है ना। तो सरसों उत्पादन की हांडी किसे कहा जाता है? ये नोट कर लीजिएगा, फैक्ट है। किसे कहा जाता है? मध्य भारत के पठार को। ठीक है, मध्य भारत के पठार को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। मध्य भारत के पठार में किस नदी द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है? किस नदी द्वारा होता है सर्वाधिक मृदा अपरदन? अच्छे से आपको याद है, फट से आंसर दीजिए। वेरी गुड, किसे कहा जाता है? चंबल नदी। कौन सी नदी करती है सर्वाधिक अपरदन? चंबल नदी। वेरी गुड। चलिए, मध्य भारत के पठार में किस प्रकार का अपरदन होता है? किस प्रकार का अपरदन होता है इसकी भी मैंने आपको बता दिया है। ये भी किस प्रकार का अपरदन होता है, जल्दी बताइए। किस प्रकार का होता है? अवनाली का अपर्दन, अवनाली का अपर्दन, अवनाली का अपर्दन, ये भी क्वेश्चन आता है। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको हमारे सारे जो क्वेश्चन सीरीज भी आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक में अपने। जब तक के लिए थैंक यू।